चलिए आज हम लोग बात करने वाला है कक्षा 10 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप जैक बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। अगर आप कल का वीडियो अगर देख लिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। हमने इस वीडियो में भी प्रश्नों को उसी पैटर्न पे रखा है जिस पैटर्न पे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न यानी कि आपका 31वां नंबर प्रश्न, ठीक ना। आपको पिछला वीडियो में भी बताया गया है कि 31 से लेके 52 तक क्या रहता है, सब्जेक्टिव प्रश्न रहता है और 1 से लेके 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। तो देखिए हम लोग 31 नंबर सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल है आपका कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को कहाँ पर रखा गया है, वक्रता केंद्र पर रखा गया है, ठीक ना। नहीं, फोकस पर रखा गया है। वस्तु कहाँ पर रखा गया है, फोकस पर रखा गया है। जब वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, फोकस पर रखा गया है, तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचना है। पिछले वीडियो में हम लोग वक्रता केंद्र पे देखे थे। इसमें क्या है कि जब वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, फोकस दूरी पे रखा गया है। और इस बार प्रश्न आपको पूछने की संभावना दर्पण से ही है, क्योंकि पिछले साल लेंस से प्रश्न दिया गया था। देखिए प्रश्न में बोला है कि अवतल दर्पण में खींचने बोला है, तो हम लोग पहले क्या ले लिए, एक अवतल दर्पण ले लिए और अवतल दर्पण में फोकस पे हम लोग क्या रखें, एक वस्तु को रखें। और दर्पण से सीधे हम लोग कहाँ ले जाएंगे, वस्तु से सीधे दर्पण तक लाइन खींचेंगे और फिर कहाँ से वो रिटर्न आएगा, फोकस से आएगा। और देखिए सी और वस्तु से सीधे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए ये दर्पण से टकराया और दर्पण से उस पार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये लेंस नहीं है कि लाइन इस पार से उस पार, मतलब लाइट इस पार से उस पार जाएगा। वो क्या होगा, फिर से रिटर्न होगा और उसी दिशा में आएगा, जिसके कारण ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर चलेगा। ये दोनों एक दूसरे से ना इधर टच करेंगे ना ही उधर आभासी की तरह टच करेंगे। तो ये क्या होगा, कहीं ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक ना। अगर ये दोनों कहीं पर मिलता तो जहाँ मिलेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आप एक बात और जान लीजिए कि जब भी आप इस तरह के प्रश्न बनाएंगे, आप एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि देखिए जब भी वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है, अनंत पर जब भी वस्तु को रखा जाता है, अगर वस्तु अनंत पर रहे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग अनंत से जैसे जैसे दर्पण के सामने जाएंगे, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, वैसे वैसे दूर होते जाएगा। मतलब जैसे जैसे वस्तु को सामने ले जाएंगे, प्रतिबिंब दूर हटते जाएगा। जब हम लोग अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हम लोग अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। और जब हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र के नीचे ही बनता है। और जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर कहीं पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, इस जगह पे, ठीक ना। फोकस पे रखने से तो फोकस पे बन ही रहा है। और क्या देखेंगे कि जब वस्तु को फोकस तथा पी के बीच में अगर हम लोग रखते हैं तो इसमें देखिए, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण की बाईं ओर नहीं बल्कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। और वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से आभासी तथा काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब। इसी में एक ऐसा होता है कि अवतल दर्पण में ही जब वस्तु को F तथा P के बीच में रखा जाता है तो वो एक सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अन्यथा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है और दर्पण के सामने बनता है, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ठीक ना। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है तो वो क्यों होता है। हम लोग देखते हैं कि जब मौसम साफ रहता है, वायुमंडल पूरी तरह से स्वच्छ है, तो उस समय हम देखते हैं कि आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला नीला प्रतीत होता है। तो आखिर क्यों होता है, देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जैसे हम लोग कल बात किए थे कि प्रकाश के किरण में कितने रंग होता है, कौन कौन सा रंग होता है, 7 रंग होता है, 7 रंग होता है, ठीक ना। 7 रंग होता है, उसमें से सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य जिसका होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे
कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है जिसके कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है, तो वो आसानी से पृथ्वी तक पहुँच जाता है। लेकिन जो सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला रंग है वो क्या हो जाता है, वायुमंडल में छोटे छोटे जो धूल कण है उससे टकरा करके वो क्या हो जाता है, विक्षेपित होकर पीछे छूट जाता है, जिसके कारण से हमें क्या होता है, देखिए जब प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमें कैसा प्रतीत होता है, नीला। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या है, सबसे कम, और नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश हमें कैसा प्रतीत दिखाई देता है, नीला। यानी कि देखिए मान लीजिए कि ये सूर्य है, ये सूर्य हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, मान ले ये मान लीजिए कि एक सूर्य है। अब सूर्य से बहुत सारा प्रकाश इस तरह से आया, ठीक ना, मान लीजिए सातों रंग आया। अब सात में से सबसे पहले कौन पहुंच गया, यहाँ पे लाल रंग पहुंच गया, ठीक ना, और सबसे पीछे कौन छूट गया, तो बैगनी छूट गया। सबसे पीछे कौन छूट गया, बैगनी छूट गया। बैगनी, जामुनी, नीला ये सब क्या हो गया, पीछे छूट गया, ठीक ना। अब पीछे छूट गया जिसके कारण ये सब रंग जो पीछे छूट जाते हैं वही हमें कैसा प्रतीत होता है, नीला रंग का प्रतीत होता है। यानी कि जो पीछे रह गया वही हमें दिखाई देता है, तो जिसके कारण हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला प्रतीत होता है। तो इस तरह से हम आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और इसका मुख्य कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक ना, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा, प्रकीर्णन कम, तरंगदैर्ध्य कम, प्रकीर्णन ज़्यादा। अब इसी फॉर्मेट पे आप इसको याद रखिएगा ताकि आप आसानी से, जैसे आपको सूर्य के प्रकाश का पूछे या फिर जैसे आपको पूछेगा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। एक और सवाल है कि आपको पूछेगा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि देखिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ पे रहता है, क्षितिज में रहता है। देखिए जैसे हम लोग इसी पे हम लोग लेते हैं कि देखिए इस तरह से मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या है, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है और यहाँ पे सूर्य है। अब देखिए ये इसका वायुमंडल है, पृथ्वी का क्या है, वायुमंडल है, जहाँ पे बहुत सारे गैस है और धूल कण भी इसी में है। अब देखिए सूर्य से आने वाला जो प्रकाश किरण है, जब सुबह है तो सुबह मान लीजिए इस जगह पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है। अब यहाँ पे जब सुबह में यहाँ पे सूर्य है और दोपहर में यहाँ पे सूर्य है। अब देखिए यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश जो यहाँ तक पहुँचेगा तो वायुमंडल की इसको मोटी परत से मतलब बहुत ज़्यादा दूरी इसको तय करना पड़ेगा। लेकिन जब दोपहर के समय हम देखते हैं कि सूर्य से डायरेक्ट प्रकाश यहाँ क्या होता है, नीचे आ जाता है। यानी कि दोनों में से सबसे ज़्यादा दूरी कब तय करना पड़ रहा है सूर्य के प्रकाश को, जब सूर्य कहाँ पे हो, क्षितिज में हो, है ना। जब सूर्य किधर हो, क्षितिज में हो, तब वहाँ से सूर्य के प्रकाश को यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा समय लगता है, जिसके कारण देखिए ज़्यादा दूरी। तो अभी हम लोग बात की कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या है, सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन तो देखिए कितना मोटा वायुमंडल से उसको गुजरना पड़े भाई, वही आगे आएगा। जो रेस में दौड़ने में सबसे तेज़ है, जो दौड़ने में तेज़ है वही फर्स्ट आएगा। तो लाल रंग दौड़ने में तेज़ है, जिसके कारण लाल रंग हमें पहले दिखाई दिया, ठीक ना, लाल रंग हमें पहले दिखाई दिया। और जब जब सूर्यास्त होता है उस समय भी लाल रंग क्या होता है, सबसे लास्ट तक दिखते रहता है, जिसके कारण अब जो रंग हमें दिखाई देता है हम क्या कहते हैं कि सूर्य उसी कलर का है ना, जो हमें दिखाई देता है वही ना हम जानेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, रक्ताभ प्रतीत होता है। क्यों, क्योंकि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज में होता है, जिसके कारण वहाँ से आने वाले प्रकाश किरण को वायुमंडल की मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है। तो जो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है, और बाकी रंगों का तरंगदैर्ध्य लाल रंग की तुलना में कम है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमारे आँखों तक सिर्फ कौन सा रंग पहुँच पाता है, लाल रंग पहुँच पाता है। इसीलिए हमें सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जब हम लोग वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उस समय हम मैग्नीशियम रिबन को साफ पहले
क्यों कर लेते हैं। जैसे आप घर वगैरह में पोचाड़ा करते हैं तो घर को पहले हम लोग रगड़ करके साफ़ कर लेते हैं, या फिर आप जैसे दरवाज़ा में पेंट पोचाड़ा मारते हैं तो उस समय भी वहाँ जो जंग लगा रहता है उसको सिरिस का पत्ता से हम लोग क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। तो जिस प्रकार से लोहे में जंग लगता है उसी प्रकार से मैग्नीशियम रिबन जब खुले में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या कर लेता है, परत चढ़ा लेता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपने ऊपर परत चढ़ाने के कारण वो ऑक्सीजन के संपर्क में आसानी से नहीं आता है। अब ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तो आग उसमें नहीं लग पड़ेगा, ठीक ना, आग उसमें नहीं पकड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, पहले साफ कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि वायु में जलाने से पहले, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को रेगमाल से रगड़ करके क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत क्या हो जाए, हट जाए। यानी कि मैग्नीशियम में जो उसके ऊपर में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो परत चढ़ा हुआ है वो क्या हो जाए, उससे हट जाए। और हट जाए जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। देखिए वायुमंडल में दो गैस प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाया जा रहा है। ये कौन कौन सा है, देखिए नाइट्रोजन भले ही ज़्यादा है लेकिन नाइट्रोजन हल्का गैस होने के कारण वो नीचे नहीं, वो क्या है, ऊपर में है। लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई भी धातु क्या करता है, आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। तो अभिक्रिया करके अपने ऊपर परत बना लिया है। तो उसी प्रकार से मैग्नीशियम एक धातु है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से अभिक्रिया करके, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या कर लिया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का परत अपने ऊपर चढ़ा लिया है। तो जिसके कारण वो ऑक्सीजन को उससे संपर्क नहीं करने दे रहा है, ठीक ना। तो इसीलिए पहले हम उसे क्या करेंगे, रेगमाल के पत्ते से या फिर सीरीज के पत्ते से रगड़ करके उसे हम साफ कर लेंगे। उसके बाद उसे वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, ठीक। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का ही उपयोग क्यों करते हैं, स्टील का क्यों नहीं, ऐसा क्यों, कारण बताइए, ठीक ना। जब हम लोग गर्म जल का टैंक बनाते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि घर में जो आपका सिंटेक्स लगा होगा या टंकी लगा होगा वो प्लास्टिक का रहता है, ठीक ना। लेकिन गर्म जल का टैंक बनाने के लिए प्लास्टिक का तो हम जाहिर सी बात है कि उसको हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक गर्म में से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, है ना, वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर उसके जगह हम स्टील का क्यों नहीं करते हैं, उसके जगह हम तांबे का ही उपयोग क्यों करते हैं, ऐसा क्या कारण है। तो देखिए तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, ना तो तांबा भाप के साथ अभिक्रिया करेगा, ना ही जल के साथ, मतलब ठंडा जल के साथ, ना ही गर्म जल के साथ। तांबा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करें लोहा का, तो लोहा वाष्प के साथ भी अभिक्रिया करके ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं बच्चों, तो तांबे का उपयोग किया जाता है, और इसके जगह हम लोग स्टील का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक ना। देखिए जो लोहा जो है वो लोहा पानी के साथ भी और भाप के साथ भी अभिक्रिया करके क्या कर लेगा, संक्षारित हो जाएगा, ठीक ना। संक्षारित होने के बाद वो टंकी क्या हो सकता है, ख़राब होगा, ज़्यादा दिन तक वो नहीं चल पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका तांबा का उपयोग करते हैं, क्योंकि तांबा अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक ना। तांबा अभिक्रिया नहीं करता है, भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए हम लोग तांबे का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, ठीक ना। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। देखिए मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क से क्या है कि मस्तिष्क पूरे शरीर को कंट्रोल करने का एक माध्यम है, ठीक ना। जैसे हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, जैसे आप मोबाइल जो चला रहे हैं, मोबाइल का पूरा आत्मा कौन है, मदरबोर्ड है। हम लोग अगर जिंदा हैं तो हम लोग जिंदा हैं, इसका मतलब हमारे शरीर में आत्मा है। आत्मा जिस दिन बाहर निकल गया उस दिन क्या हो गया, हमारा शरीर ख़त्म हो गया, यानी कि लोग हमें क्या समझ लेते हैं, मर गए हैं। तो उसी प्रकार से पूरे शरीर को संचालन करने के लिए कौन है, मस्तिष्क है। पूरा शरीर को, मतलब शरीर के अगर कोई भी हिस्से में कुछ भी काम हो रहा है, कुछ भी घटना घट रहा है, तो वो सूचना कहाँ से आता है, मस्तिष्क से। या फिर हमारे शरीर में अगर कुछ हो गया तो उसका सूचना कहाँ तक पहुँचेगा,
मस्तिष्क, और मस्तिष्क उस पर प्रतिक्रिया करेगा। तो देखिए मस्तिष्क जो है वो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने और उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मतलब उसको सोचेगा और उस पर प्रतिक्रिया करेगा, यानी कि अपना कार्य करेगा, ठीक ना, जो उसे मेरुरज्जु के द्वारा जो उसे सूचना प्राप्त हुआ था। देखिए मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। मस्तिष्क में क्या होता है कि प्रतिवर्ती क्रिया मतलब जो भी घटना घटेगा हमारे शरीर जैसे जो आँख अगर सामने कुछ देखा, या हाथ कुछ अनुभव किया, जीभ कुछ अनुभव किया, कान कुछ सुना, तो ये सारा सूचना किसको भेजेगा? मस्तिष्क को भेजेगा, और मस्तिष्क उस पर प्रतिक्रिया करेगा। यानी कि मस्तिष्क सोचेगा, समझेगा कि भाई ये मेरे लिए लाभदायक है, हानिकारक है। अगर मान लीजिए हम कुछ खाएं और खाने में वो कड़वा लगा, तो जीभ पहले उसको टेस्ट किया, जीभ सूचना किसको भेजा? मेरुरज्जु को। मेरुरज्जु फिर किसको सूचना भेजेगा? मस्तिष्क को। फिर मस्तिष्क उसको बताएगा नहीं ये हमारे लिए, ये मेरे लिए क्या है? हानिकारक है या फिर नुकसानदायक है, इसको क्या करो? फेंक दो। फिर हाथ को आज्ञा दिया कि भाई इसको फेंक दो, तो हाथ क्या करता है? उसे फेंक देता है। ये सारा चीज़ सोचने समझने का काम किसका है? मस्तिष्क का है, ठीक ना। तो देखिए मस्तिष्क में ही प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है, और तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचन होना इसका क्या है? उदाहरण है। जैसे अचानक मान लीजिए कभी कभी डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट सूचना मस्तिष्क तक पहुंचता है। देखिए अगर मान लीजिए कोई हमारे आँख में डायरेक्ट लाइट मारता है, तो हम क्या करते हैं? आँख को तुरंत बंद कर लेते हैं, है ना। या फिर अचानक से जैसे कोई मेरी तरफ पत्थर फेंका, तो हम तुरंत क्या करेंगे? या तो हट जाएंगे या फिर पत्थर को रोकने का प्रयास करेंगे। वो डायरेक्ट सूचना किस पे? और मस्तिष्क उस पर कुछ नहीं सोचेगा। अगर मान लीजिए आप देखते होंगे कि कोई आपको चूटी काटा या कोई आपको पीछे से मारा, हम लोग कि बिना कुछ सोचे समझे या तो उसको गाली देते हैं या फिर दो झाप लगा देते हैं, बिना कुछ सोचे कि उसकी क्या प्रतिक्रिया हो, मतलब उससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ हम लोग नहीं सोचते। उसमें क्या करते हैं? डायरेक्ट हम लोग उस समय कार्य करते हैं। ओके, तो फिर हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम क्या लिखेंगे कि मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं, और कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है, ठीक ना। जैसे कि प्रकाश में, तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचन होना भी क्या है? इसका उदाहरण है। या फिर जैसे गर्म तवे पे अगर मेरा हाथ अगर लग गया, या फिर कोयले पे अगर गर्म कोयले पे अगर हाथ लग जाता है, तो हम हाथ या पैर जो भी लगता है उसे हम क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। तो ये सीधे किससे नियंत्रित होता है? मस्तिष्क से होता है, ठीक ना। कोई दिक्कत? चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखे, ठीक ना। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, इसके 2 उपयोग हमें बताने। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग सांचा बनाने में, मूर्ति और अन्य कृत्रिम आभूषण बनाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही साथ हम हड्डी टूटने की स्थिति में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कास्ट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे आपका कभी अगर हाथ टूटा होगा, या आपके घर में या अड़ोस पड़ोस में अगर किसी का टूटा होगा, तो आप देखते होंगे कि वो जैसे बैंडेज किया जाता है, तो उसमें क्या लगाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो तुरंत टाइट हो जाता है, ठीक ना। अब तुरंत टाइट हो जाने के कारण क्या होता है? हाथ को वो इधर उधर हिलने नहीं देता है, जिससे हाथ के हड्डी को फिर से जुटने का समय मिल जाएगा, ठीक ना। अगर हाथ से अगर हम बार बार काम करते रहेंगे, तो क्या हाथ का हड्डी कभी जुट पाएगा? नहीं, उसे रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। मान लीजिए जैसे नकली दांत या फिर डुप्लीकेट दांत भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाया जाता है। और साथ ही साथ मूर्ति वगैरह, आप कृत्रिम आभूषण, ये सब भी बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, उपकास्ट बनाने के लिए किया जाता है। यह एक दंत भराव है जिसका उपयोग दांतों में अंतराल को बंद करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए किसी का दांत में क्या कर दिया? कीड़ा खा गया, ठीक ना। दांत में कीड़ा खाने के कारण क्या होता है? दांत गड्ढा हो गया, तो उसको क्या करेगा कि दांत को पूरा साफ करने के बाद उस गड्ढे वाले जगह पे क्या कर देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल देगा, ताकि वो जब तक वो उसका दांत सही सलामत है तब तक वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वहाँ से हटने वाला नहीं है, ठीक ना। फिर उसे बाद में फिर कीड़ा खाने का भी उसका डर
नहीं रहेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। यहाँ पे भले ही 2 उपयोग पूछा है, हम लोग कई सारे उपयोग हम लोग देखें कि क्या क्या करते हैं। तो हम लोग सांचा बनाते हैं, मूर्ति इससे बनाते हैं, अन्य कृत्रिम आभूषण बनाते हैं, साथ ही साथ हड्डी टूटने की स्थिति में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग उसको ढलाई करने में करते हैं, ठीक ना। या फिर दांत, अगर जो दंत क्षय से परेशान है उसके दांत में प्लास्टर ऑफ पेरिस भर करके उसे ठीक करने का भी काम करते हैं। चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न है कि हमारी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करती है। हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो गति कर रहे हैं, उससे पर्यावरण को किस प्रकार से उससे प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, मानवीय गतिविधियां अभूतपूर्व और बड़े पैमाने पर विलुप्त बढ़ावा दे रही है। प्राकृतिक आवासों का विनाश, पर्यावरणीय खतरे, ग्लोबल वार्मिंग, अवैध शिकार, प्रदूषण और वनों की कटाई त्रासदी के कुछ प्रमुख क्या हैं कारण हैं। आज जिस प्रकार से हम पर्यावरण को हम लोग नुकसान कर रहे हैं, हम लोग जिस प्रकार से पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उसके अनुसार से आने वाले समय के लिए क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ा विनाश का कारण हो सकता है, ठीक ना। जैसे अभी देखिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, हम लोग जितना ज़्यादा पेड़ को काट रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है, जंगल विलुप्त हो रहा है, बहुत सारे जानवर क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि उसका आवास हम पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, छीन ले रहे हैं ना, आवासों का विनाश कर रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण खतरे, ग्लोबल वार्मिंग और अवैध शिकार, ये सब क्या है उसका कारण है। कोई दिक्कत इस पर नहीं है ना। चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न है कि खतरे का निशान लाल क्यों होता है। अभी हम लोग पिछले प्रश्न पे भी हम लोग लाल रंग के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए, खतरे का निशान, आखिर निशान के लिए हम लाल रंग का ही प्रयोग क्यों करते हैं, कुछ और रंग का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, ठीक ना। जैसे हरा हो गया, काला हो गया, ब्लैक काला हो गया, रेड क्या बोलते वाइट हो गया, ये सब हम लोग रंग का प्रयोग क्यों नहीं करते, हम लोग लाल का ही प्रयोग क्यों करते हैं। तो फिर से वही बात हो गया कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या है, सबसे अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और यह प्रकाश दूर से ही देखने पर लाल रंग ही दिखाई देता है तथा खतरे का संकेत का पता हमें आसानी से चल जाता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन कोहरे या फिर धुएं में भी क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन वहीं अगर बात करें दूसरे प्रकाश किरण का, मतलब दूसरे रंग का बात करें, तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या है, कम है। लाल रंग की तुलना में दूसरे रंग का तरंगदैर्ध्य क्या है, कम है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है। अब ज़्यादा होगा प्रकीर्णन तो क्या होगा कि वो दूर से कोई व्यक्ति उसे देख नहीं पाएगा, जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई दुर्घटना घटित हो सकता है। इसलिए जहाँ भी खतरा वाला सिग्नल रहता है वहाँ पे कैसा रंग दिया जाता है, लाल रंग, ताकि दूर से ही उसे पता ना चले। चलिए, फिर अगला प्रश्न देखिए, यानी कि अभी तक हम लोग जितने भी प्रश्न देखे या फिर जो भी अध्याय से ये सभी प्रश्न थे, उस अध्याय से आपको 2 अंक स्तरीय प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। जैसे आपको पिछले क्लास में भी हमने बताया था और इसमें भी हम आपको बता दे रहे हैं एक बार फिर से कि देखिए, ये जो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है, फिजिक्स का पहला चैप्टर, यहाँ से आपको कितना अंक का पूछेगा, 2 अंक का एक प्रश्न आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। फिर देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला ये जो प्रश्न है उसके फिजिक्स का सेकेंड पार्ट है। यहाँ पर भी आपको कितना अंक का पूछेगा, 2 अंक का प्रश्न पूछेगा। अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आप साथ ही साथ आप लिखते भी जा सकते हैं। और ये कौन सा चैप्टर का है, तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, यहाँ से भी आपको 2 अंक का एक प्रश्न पूछेगा। फिर अगला देखिए, अगला क्या है, केमिस्ट्री का 3 पार्ट से, यहाँ से भी आपको कितना अंक का प्रश्न पूछेगा, 2 अंक का पूछेगा। फिर देखिए प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका क्या है, ये 7 पार्ट से है, यहाँ से भी आपको 2 अंक का एक प्रश्न पूछेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर से आपका 2 पार्ट आ गया, ठीक ना, 2 पार्ट से आपको पूछेगा 2 अंक का। फिर हमारी गतिविधियाँ पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, ये सबसे लास्ट पार्ट पर्यावरण के लिए, ठीक ना, तो वहाँ से आपको पूछेगा 2 अंक का प्रश्न। फिर देखिए ये जो हो गया, ये भी वहीं से हो गया, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से। फिर देखिए आगे चलते हैं अभी हम लोग 3 अंक स्तरीय प्रश्नों पे। देखिए प्रश्न पूछा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें, ठीक ना, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, इस तरह का प्रश्न पूछेगा। आपको चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चित्र नहीं बनाएंगे तो आपको पूरा का पूरा अंक इस पर नहीं दिया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इस प्रश्न पे कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर
आपतन पर अभिलंब सभी क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं, यानी कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही तल पे होता है। ये तीनों क्या है, एक ही तल। ये एक इसका पहला गुण हो गया। इसके बाद दूसरा गुण क्या कह रहा है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। देखिए जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। मतलब अगर 60 डिग्री कोण में अगर झुका है तो ये भी कितना डिग्री कोण में झुका रहेगा, 60 डिग्री का। अगर मान लीजिए इसको अगर हम झुका देते हैं, ये अगर हो गया 75 डिग्री में, तो ये भी कितना डिग्री में झुकेगा, 75 डिग्री। यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि आपतन कोण की ज्या या परावर्तन कोण की ज्या सदैव क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, ये बदलते नहीं हैं। ठीक ना। तो आप लोग इस तरह से इसे भी लिखिएगा। फिर आपका प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर लिखिए। ठीक ना। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर हम लोग क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, एक तरफ दूर दृष्टि। देखिए इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को तो साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को वो साफ साफ नहीं देख पाता है। अब देखिए कई बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु नहीं देख पाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो दोष बोला है वही वस्तु को देख पाता है। जैसे अगर निकट दृष्टि दोष बोला है तो क्या होगा कि वो निकट रखी वस्तु को देख पाएगा, और दूर दृष्टि का मतलब क्या हो गया कि दूर रखी वस्तु को वो देख पाएगा, लेकिन निकट रखी वस्तु को वो देख नहीं पाएगा। तो पहला अंतर तो हम लोग यही लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में कोई भी व्यक्ति जिसको इस प्रकार का दोष है, वो निकट रखी वस्तु को तो साफ साफ देख पाएगा, लेकिन दूर रखी वस्तु को वो साफ साफ नहीं देख पाएगा। वहीं अगर हम दूर दृष्टि की बात करें तो क्या लिखेंगे कि इस दोष से ग्रसित व्यक्ति दूर रखी वस्तु को तो वो साफ साफ देख सकता है, लेकिन नज़दीक रखी वस्तु को वो साफ साफ नहीं देख सकता। फिर अगला क्या लिखेंगे, अगला अंतर कि नेत्र गोलक इस दोष का मुख्य कारण क्या है। जैसे देखिए निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, और इसका क्या होगा कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, लंबा होना, एक तरफ क्या लिखेंगे, छोटा होना। देखिए यहाँ पे आप एक बढ़िया सा आप ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखिए इसका कारण क्या है, नेत्र गोलक लंबा होना, लंबा में 3 वर्ड है, और वहीं बात करें छोटा तो इसमें कितना है, 2 वर्ड है। यानी कि देखिए निकट में कितना वर्ड है, 3 वर्ड, और दूर में कितना वर्ड है, 2 वर्ड। यानी कि अगर आप जैसे भूल जाते हैं कि भाई दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है या छोटा हो जाता है, तो देखिए जो छोटा है उसके साथ छोटा होगा, और जो बड़ा है उसके साथ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर देखिए और क्या लिखेंगे, नेत्र की लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। अब देखिए नेत्र गोलक लंबा होगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, लेकिन यहाँ पे फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि ये छोटा है तो इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। इस दोष के प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, जबकि इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के पीछे बनता है। अब देखिए इसका उपचार भी देखिए, अब निकट है तो ये बड़ा है, और दूर है मतलब छोटा है। तो लेंस भी 2 प्रकार का लेंस है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो छोटा के साथ छोटा, यानी कि छोटा के साथ क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। छोटा के साथ उत्तल में 3 वर्ड, और अवतल में कितना वर्ड होता है, 4 वर्ड होता है। अवतल में हो गया 4 वर्ड। तो बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा वर्ड का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक ना। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। कोई दिक्कत है इस पे? चलिए फिर अगला प्रश्न है आपका कि आश्वित जल विद्युत का चालक नहीं होता, जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए आश्वित जल जो होता है वो शुद्ध होता है। ठीक है ना। आश्वित जल जो होता है वो क्या होता है, शुद्ध होता है, जिसमें आयन नहीं बन पाता है, जिसके कारण विद्युत का चालन आयनों के द्वारा होता है। और वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल पाया जाता है। जब बारिश होता है तो वायुमंडल में सल्फर, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैस हैं जो क्या करते हैं, वहाँ से जो ऊपर से जो पानी आ रहा है, पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, अम्ल बना लेते हैं, जिसके कारण से पानी में अम्ल का मात्रा होता है।
क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जल में मिलकर क्या करते हैं, इसे अम्लीय बना देते हैं और ये अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं जो विद्युत का चालन कर सकते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। लेकिन अगर हम बात करें शुद्ध जल का, तो शुद्ध जल में आयन का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण वो विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक, कोई दिक्कत इस पे? फिर आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य में बौनेपन का क्या कारण है, इसको समझाइए। कल भी इस प्रकार का हम लोग एक प्रश्न देखे थे, ठीक ना। मनुष्य में बौनेपन का कारण देखिए क्या है कि मनुष्य में बौनेपन का कारण है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन है, ठीक ना। कल जैसे हम लोग कौन सा हार्मोन के बारे में पढ़े थे, ऑब्जिक हार्मोन के बारे में, जो तना में पाया जाता है, ठीक ना, जो पेड़ पौधे के तने में, ऑक्जिन हार्मोन ना, ऑक्जिन हार्मोन जो पेड़ पौधा का तना को वृद्धि करने में मदद करता है। आज हम लोग देखेंगे कि मनुष्य में वृद्धि के बारे में, कल भी हम लोग देखे थे। तो मनुष्य में बौनेपन का मुख्य कारण है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन एक वृद्धि हार्मोन है। उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, वृद्धि हार्मोन निकलता है। जैसा इसका नाम इंगित करता है, वृद्धि हार्मोन का मतलब क्या हो गया कि वो शरीर के वृद्धि और विकास को वो क्या करता है, नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनेपन का कारण हो सकता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि जब बच्चा छोटा है उस समय अगर उसे सही से खान पान नहीं दिया गया, जिसके कारण से अगर पीयूष ग्रंथि एक्टिव नहीं हो पाया, तो उसका बौनेपन का वो कारण बन सकता है, ठीक ना। इसीलिए देखो आजकल के बच्चे को कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स वगैरह वगैरह पिलाया जाता है ताकि उससे क्या हो सके, उसका पीयूष ग्रंथि एक्टिव हो सके और उसका हार्मोन रिलीज हो सके, ठीक ना। तो देखिए इसका मुख्य कारण क्या है कि हार्मोन की कमी हो जाना, इसीलिए वो बौना रह जाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न है आपका कि ऋतुस्राव क्यों होता है, ठीक ना। ऋतुस्राव का मुख्य कारण क्या है, देखिए निषेचित अंडे की प्राप्ति हेतु गर्भाशय प्रतिमा तैयारी करता है, अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल्स एवं स्पंजी हो जाती है। निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती है। देखिए अगर निषेचन नहीं होता है तो जिसके कारण अब देखिए इस परत की आवश्यकता नहीं होती। जो माँ के शरीर में जो गर्भाशय वो क्या करता है कि प्रति माह नए शिशु के आगमन के लिए वो क्या करता है, पहले से घर बना करके तैयार रखता है। लेकिन अगर नए शिशु का आगमन नहीं होता है तो उस घर की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो वो परत क्या हो जाता है, धीरे धीरे टूट जाता है और टूट करके वो क्या होता है, म्यूकस के रूप में, मतलब ब्लड सेल्स के रूप में वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो देखिए इस अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती है, अतः यह परत धीरे धीरे टूट करके योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में क्या हो जाती है, निष्कासित यानी कि बाहर निकल जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। और सामान्यतः ऋतुस्राव कितने दिनों के अंतराल में होता है, तो 28 से 30 दिनों के अंतराल पे यह हमें देखने को मिलता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन के अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक ना। लैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक। देखिए अलैंगिक जनन द्वारा उसी तरह की संतति उत्पन्न होती है जैसा जनक का होता है, ठीक ना। अलैंगिक जनन में हम देखते हैं कि ठीक उसी प्रकार की संतति का उत्पन्न होता है जैसे अमीबा देखते हैं, एक अमीबा अपने ही जैसा नया अमीबा का जन्म देता है, ठीक ना। वो कैसा जनन करता है, अलैंगिक जनन करता है, जैसे हाइड्रा, ठीक ना। हाइड्रा में देखते हैं कि जैसा हाइड्रा है सेम उसी प्रकार क्या करता है, नए हाइड्रा को जन्म देता है। लेकिन अगर हम बात करें लैंगिक जनन का तो उसमें इस प्रकार से हमें नहीं देखने को मिलता है। देखिए अलैंगिक जनन द्वारा उसी तरह की संतति उत्पन्न होती है जैसा जनक होता है, जो नई समष्टि उत्पन्न करने में सहायक नहीं है। और इसके विपरीत हम बात करें लैंगिक जनन का, तो लैंगिक जनन द्वारा डीएनए प्रतिकृति की सहायता से नई समष्टि उत्पन्न करती है, जिससे कुछ भिन्न तरह के जीव प्राप्त होते हैं और ये विभिन्नताएं जीवों के अनुकूलन और विकास में ये क्या करती है, सहायता करती है, यानी कि नए जीवों के विकास में यह मदद करती है। कोई दिक्कत नहीं। नींद लग रहा है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पोषी स्तर क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए जिसमें विभिन्न पोषी स्तर क्या हो, विभिन्न पोषी स्तर को भी पूछा गया है। आहार श्रृंखला हम कहते किसको है? आहार श्रृंखला का मतलब क्या हो गया? देखिए आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण अथवा कड़ी को हम क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहा जाता है। आहार श्रृंखला का उदाहरण है हरे पौधे। हरे पौधे को कौन खा गया? खरगोश खाया, और खरगोश को लोमड़ी खाया, लोमड़ी को कौन खा गया? शेर खा गया। तो यही क्या हो गया? आहार श्रृंखला हो गया। ठीक ना। देखिए यहाँ पे जो हरा पौधा है वो क्या है? प्रथम पोषी स्तर। ठीक ना, हरा पौधा यहाँ पे क्या है? प्रथम पोषी स्तर। और हरा पौधा को कौन खा गया? खरगोश खाया। तो खरगोश कौन सा स्तर पे आ गया? दूसरा स्तर पे। फिर खरगोश को लोमड़ी खाया, लोमड़ी क्या हो गया? तीसरा स्तर। और लोमड़ी को फिर कौन खा गया? शेर। तो शेर क्या हो गया? चतुर्थ पोषी स्तर। अब देखिए अगर शेर मर जाएगा तो शेर को फिर गिद्ध खाएगा, ठीक ना, या फिर भेड़िया अगर उसको नोच के खाया तो वो क्या हो जाएगा? पांचवा पोषी स्तर। इस तरह से मतलब एक चक्र चलता है, ठीक ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं, ठीक ना। कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण अथवा कड़ी को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं? पोषी स्तर के नाम से जानते हैं। फिर आपका सवाल है कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक उपकरण खराब होता है तो परिपथ क्या हो जाता है? पूरी तरह से टूट जाता है तथा अन्य सभी उपकरण भी काम नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन, जैसे शादी विवाह में आप लरी लाइट देखते होंगे, लरी लाइट लगाया जाता है। तो अगर उसमें से कोई एक बल्ब भी अगर वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा तो पूरा का पूरा परिपथ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यानी कि देखिए श्रेणी क्रम में हम लोग देखते हैं कि बल्ब कुछ इस प्रकार, जैसे ये एक बल्ब है, इस प्रकार से बल्ब अगर है, इस तरह से बल्ब है, तो देखिए इसका दूसरा सिरा इसके प्रथम सिरे के साथ जोड़ा जाएगा, और इसका दूसरा सिरा इसका प्रथम सिरा के साथ जोड़ा गया, और इसका दूसरा इसका प्रथम सिरा के साथ, इसका दूसरा इसका प्रथम सिरा के साथ, और इसका प्रथम सिरा और इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा, दोनों से एक तार निकला और यहाँ से इस तरह से इसे जोड़ करके इसको विद्युत के यानी कि लाइन पे इसको जोड़ा जाता है। अब इसमें से अगर एक भी बल्ब अगर कोई ख़राब हो गया तो वो क्या हो जाएगा? करंट को पास होने नहीं देगा, जिसके कारण सभी के सभी बल्ब क्या हो जाएंगे? ख़राब माने जाएंगे। या फिर चेक करने में ऐसे क्या होगा? बहुत ज़्यादा समय लगेगा कि भाई इसमें से कौन सा बल्ब ख़राब है, उसको फिर हटा के और उसके जगह क्या करना पड़ेगा? नया बल्ब लगाना पड़ेगा, ठीक ना। और वहीं देखिए श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है, परंतु अलग अलग तरह के उपकरणों को अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर हम सबको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सबको वोल्टेज एक जैसा मिलेगा, जिसके कारण अब देखिए किसी को ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है, किसी को कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। उसके कारण से मशीन भी ढंग से हमारा काम नहीं करेगा, ठीक ना। जो मशीन अगर हम जोड़े हैं वो मशीन या फिर जो बल्ब जोड़े हैं वो भी बल्ब सही से काम नहीं करेगा। तो उसका मुख्य कारण क्या है? श्रेणी क्रम। और पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होते हैं। अगर हम बात करें पार्श्व क्रम का तो पार्श्व क्रम में संयोजन का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। समतुल्य प्रतिरोध इसका क्या होता है? कम, यानी कि कम वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता हमें पड़ती है। ओके, चलिए फिर अगला देखिए बात अब कि भूसंपर्क तार का क्या कार्य है। धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कित करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ठीक ना। देखिए भूसंपर्क तार धातु के आवरण वाले विद्युत उपकरण जैसे कि विद्युत इस्त्री मतलब क्या हो गया? आयरन, जो हम लोग देते हैं आयरन, ठीक ना, आयरन, टोस्टर आदि में सुरक्षा उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। धातु के आवरणों से संयोजित भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उपकरण धात्विक आवरण में विद्युत धारा का क्षरण होने से उसी साधित का क्या करेगा? विभव भूमि के अंदर ले जाए, भूमि के बराबर कर देगा, ठीक ना। जिससे इस साधित्र को उपयोग करने वाला व्यक्ति विद्युत आघात से क्या हो सकता है? बच सकता है, ठीक ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? तार को भूसंपर्कित करते हैं। आप जैसे अगर हम लोग घर में अधिकतर घर में देखते हैं हम लोग 2 फेस तार जोड़ते हैं, है ना। एक गर्भ, एक यानी कि एक धनात्मक और एक
ऋणात्मक, ठीक ना। लेकिन एक और तार होता है भू संपर्क तार। आपके घर में जैसे आप जो बोर्ड है, बोर्ड में जो सॉकेट लगा होगा, सॉकेट में कुछ इस प्रकार से आपका होगा, एक यहाँ पे बड़ा सा एक पिन होगा और उसके नीचे इस प्रकार से 2 पिन होगा, किसी में इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से सॉकेट में देखते हैं तो ये जो बड़ा वाला जो मोटा वाला जो रहता है ना, उसी में क्या जोड़ा जाता है, भू संपर्क तार। अगर किसी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट होता है या फिर कुछ भी अगर ख़राब होता है तो वो क्या, उसका जो करंट है वो करंट को कहाँ पे किसके बराबर कर देगा, भूमि तक उसको पहुंचाएगा, जिसके कारण करंट को 0 कर देगा और जिसके कारण जो भी उस आयरन को या फिर जो भी उस तार को पकड़ा है उसको नुकसान नहीं होगा, ठीक ना। इसीलिए इस प्रकार का तार जोड़ा जाता है। लेकिन हम लोग इस प्रकार से अधिकतर घरों में ऐसा आपको मतलब देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग सिर्फ गर्म और ठंडा रखते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका धातु और अधातु का। देखिए धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों में अंतर लिखे। कल हम लोग रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों ही विषय पे हम लोग बात किए थे। आज हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे, भौतिक गुणों में अंतर। क्या लिखेंगे, देखिए एक तरफ धातु लिखिए, एक तरफ क्या लिखिए, अधातु लिखिए। हम लोग लिखेंगे कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन अधातु में ऐसी कोई भी चमक हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, कुछ अपवाद हैं जैसे कि आयोडीन, ग्रेफाइट, इसमें चमक होती है, लेकिन बाकी अधातु में अगर हम बात करें तो बाकी अधातुओं में हमें ऐसी कोई भी चमक देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। ऐसी कोई भी चमक हमें देखने को नहीं मिलती है। और फिर हम क्या लिखेंगे कि धातु विद्युत धनात्मक होती है, जबकि अगर हम अधातु का बात करें तो अधातु क्या है, विद्युत का ऋणात्मक होते हैं। सिर्फ एक हाइड्रोजन ही है जो हाइड्रोजन क्या है, एक धनात्मक होता है, यानी कि कुछ अपवाद में रह ही जाते हैं कि नहीं। तो अपवाद में कौन सा है, हाइड्रोजन है जो विद्युत का धनात्मक होता है। फिर देखो धातु उष्मा और विद्युत का क्या है, सुचालक है। लेकिन अगर वहीं अधातु का बात करें तो अधातु उष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक ना, कुचालक है। जबकि अगर बात करें हाइड्रोजन और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये अपवाद में कुछ हैं, हाइड्रोजन और ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होते हैं, बाकी सभी अधातु क्या होते हैं, विद्युत और उष्मा का कुचालक होते हैं। फिर लिखेंगे कि धातु क्या होते हैं, आघातवर्धनी और तथा साथ ही साथ क्या होते हैं, तन्य होते हैं। यानी कि हम इसे पीट करके लंबी मतलब पतली चादर के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं या फिर तार के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अधातु का तो अधातु आघातवर्धनी और तन्य नहीं होता। हाँ, अपवाद में है प्लास्टिक, गंधक, ये क्या है, तन्य होता है। लेकिन यहाँ धन्य हो गया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तन्य लिखेंगे कि तन्य होता है। देखिए सोना जो है, अगर हम बात करें धातु में तो अगर सबसे ज़्यादा तन्य धातु कोई है तो कौन सा है, सोना है। 1 ग्राम सोना से हम लोग कितना लंबा तार खींच सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। यानी कि हम उस तार को नग्न आँखों से भी नहीं देख पाएंगे, इतने पतले खींच सकते हैं हम लोग उससे तार। तो इसी से हमको पता चलता है कि धातुओं का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। यानी कि धातुओं के जो कण होते हैं वो धातुओं के कण क्या होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी सटे होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अधातु का तो अधातु का घनत्व क्या होता है, निम्न होता है, जिसके कारण इसे मोड़ने या फिर पीटने से ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और ये नहीं टूटते हैं। कोई दिक्कत इस प्रश्न पर तो नहीं ही हुआ होगा आप लोगों को। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मिसेल क्या है। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या इथेनॉल जैसे कुछ विलायक में भी मिसेल निर्माण होगा या नहीं होगा। देखिए मिसेल जो है, मिसेल साबुन को जल में घोलने पर साबुन के कण परस्पर एकत्रित होकर गुच्छ का रूप धारण कर लेते हैं, जिसमें लंबी कार्बन श्रृंखला वाला भाग आंतरिक हिस्से में होता है और आयनिक भाग क्या हो जाता है, बाहर आता है। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं, ठीक है ना। फ़ोटो यहाँ पे नहीं डाले हैं आप लोग, अगर आपके पास बुक होगा तो आप बुक निकाल करके आप फ़ोटो भी साथ में देखते जा सकते हैं। देखिए साबुन के अणु के 2 मुख्य भाग हैं, कौन कौन सा, एक देखिए, एक जल रागी और दूसरा जल विरागी भाग, ठीक ना। एक भाग क्या है, जल रागी और दूसरा भाग क्या है,
जल विरागी भाग। देखिए कार्बन श्रृंखला भाग जो होता है वो जल विरागी होता है, और आयनिक वाला भाग जो होता है उसमें सोडियम या पोटेशियम परमाणु होता है, वह जल रागी होता है। यह जल पानी जैसे ध्रुवीय विलायक में डाले जाते हैं, तब अपने आवेशित भाग के कारण जल रागी भाग बाहर होता है। इस प्रकार मिशेल बनता है। ठीक ना, हम लोग देखते हैं ना कि जब कपड़ा को साफ करते हैं तो कपड़ा से झाग निकलता है, फेन निकलता है ना, जिसको हम लोग फेन कहते हैं ना, तो वो इसी के कारण से उत्पन्न होता है। और वही फेन से क्या निकलता है, जो कपड़ा में लगा गंदगी है वो क्या हो जाता है, बाहर निकलता है। तो इथेनॉल एक ध्रुवीय विलायक है, अतः इसमें जल रागी भाग के लिए आकर्षण भी नहीं होता। अतः इथेनॉल में साबुन घोलने पर मिशेल नहीं बनेगा। ठीक ना, अगर इथेनॉल में अगर हम लोग साबुन को घोल देंगे तो उसमें मिशेल का निर्माण नहीं होगा। अब जैसे फिनाइल वगैरह से भी आप लोग घर धोते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि झाग उग नहीं होता है, लेकिन अगर आप सर्फ से अगर आप धो रहे हैं तो आप देखते होंगे कि पूरा घर फेन से भर जाता है ना, पूरा फेन चारों तरफ हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और यह क्यों आवश्यक है। ठीक ना, प्रश्न क्या है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। देखिए दोहरा परिसंचरण, विऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा क्या होता है, आलिंद में इकट्ठा किया जाता है। देखिए महाशिराओं के धमनी और शिरा, आप दो नाम सुने होंगे। हमारे शरीर में दो रक्त वाहिकाएं हैं, एक धमनी और एक है शिरा। धमनी का काम क्या करता है, तो धमनी करता है कि हृदय से पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने का काम करता है, और उधर से लाने का काम कौन करता है, शिरा करता है। ठीक ना, तो देखिए शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को इकट्ठा करके महाधमनी के माध्यम, महाशिरा के माध्यम से कहाँ पे पहुंचाया जाता है, हृदय तक पहुंचाया जाता है। जब दायां, कहाँ तक, दायां आलिंद तक। जब दायां आलिंद सिकुड़ता है तो यह दाएं नीले में चला जाता है। और जब आप, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक निकाल करके भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं। हम यहाँ पर फोटो डालना भूल गए, तो बता रहे हैं कि दायां आलिंद जब सिकुड़ता है तो ये रक्त कहाँ पे चला जाता है, दायां नीले में चला जाता है। और जब दायां नीले सिकुड़ता है तो ये विऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस में चला जाता है, जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। देखिए रक्त क्या करता है कि रक्त जो है वो सबसे पहले कहाँ आता है, दायां आलिंद में। दायां आलिंद से वो दायां नीले में आता है, और दायां नीले से आने के बाद वो कहाँ चला जाता है, फुफ्फुस, यानी कि जो हम लोग फेफड़ा, जो हम लोग बात करते हैं ना, वो फेफड़ा में चला जाता है। और फेफड़ा में छोटा छोटा कुपिका होता है, और कुपिका के ऊपर रक्त का जाल बिछा हुआ होता है, जहाँ से वो क्या करता है कि वहाँ जा कर के वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, और वहाँ से फिर क्या ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक ना, वहाँ से ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करके और ऑक्सीजन खून के साथ मिल करके फिर वो कहाँ पे आ जाता है, विऑक्सीजनित होकर वो फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वापस हृदय में कहाँ जाता है, बायां आलिंद में। यानी कि जो विऑक्सीजनित रुधिर है, जो विऑक्सीजनित रुधिर है वो पहले कहाँ जाता है, दायां आलिंद में। ठीक ना, और जब उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको कुपिका में छोड़ने के बाद वहाँ से ऑक्सीजन लेके वो फिर कहाँ जाता है, बायां नीले में। कहाँ पे, बायां आलिंद में। ठीक ना, बायां आलिंद में आता है, आ जाता है, और बायां आलिंद सिकुड़ता है तब ये ऑक्सीजनित रक्त कहाँ पे चला जाता है, बायां नीले में। और जब बायां नीले सिकुड़ता है तो यह रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी के माध्यम से क्या हो जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। और देखिए जो महाधमनी है, जो धमनी है, वो धमनी क्या करता है, खून को पहुंचाने का काम कर रहा है, खून को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, जिसके कारण खून जब हृदय से जब पूरे शरीर में जाता है तो काफ़ी प्रेशर से जाता है। तो प्रेशर से जा रहा है तो नस फट ना जाए, इसके कारण धमनी का जो दीवार है वो क्या होता है, मोटा होता है। जबकि वहीं अगर हम बात करें शिरा का, तो शिरा का दीवार क्या होता है, पतला होता है। आपको जैसे धमनी और शिरा में अगर आपको पूछा जाएगा, अंतर पूछा जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे कि धमनी क्या काम करती है, धमनी का कार्य क्या है। अरे अभी हम लोग यहाँ पे देखें ना भाई कि जो विऑक्सीजनित रक्त है उसको महाशिराओं के द्वारा क्या आता है, दायां आलिंद में आता है। तो देखिए धमनी क्या करता है कि हृदय से पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने का काम करता है, कौन, धमनी, और पूरे शरीर से रक्त को लाने का काम कौन करता है, शिरा करता है।
ठीक ना। यानी कि अगर हम शिरा का बात करें तो शिरा क्या करता है कि शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाता है, और धमनी क्या करता है कि हृदय से पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाने का काम करता है। मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक, चलिए अतः आगे देखिए क्या बोला है कि अतः वही रक्त हृदय चक्र में हृदय से क्या होता है 2 बार गुजरता है। ठीक ना, हृदय से कितना बार वो उसी रक्त को गुजरना पड़ा 2 बार। एक बार पूरे शरीर से वो हृदय तक पहुंचा और एक बार क्या हो गया कुपिका से फिर से वापस आया, यानी कि 2 बार उसको हृदय तक पहुंचना पड़ा। तो एक बार वो ऑक्सीजनित तथा दूसरी बार वो विऑक्सीजनित रक्त के रूप में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक ना, देखिए हमारा हृदय 4 कोष्ठकों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक ना, दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद। ठीक ना, 4 कोष्ठकों से मिलकर बना हुआ है। ठीक ना, ऑक्सीजनित रक्त वितरित किया जाता है, इसके कारण ये कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन का विस्तार सही आवश्यकता अनुसार करता है, और वहीं से खून ऑक्सीजन को लेकर के क्या होता है शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। ठीक, चलिए फिर आप अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा है कि आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। ठीक ना, पूछा है कि आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। देखिए माता और पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना ही क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। जैसे आप लोगों को कई बार बच्चों को कहा जाता है कि नहीं इसका शकल जो है वो नानी से मैच कर रहा है, मामा से मैच कर रहा है, दादाजी से मैच कर रहा है, उसका उंगली फुआ के साथ मैच कर रहा है, उसका आँख उसकी नानी के जैसा दिखता है तो परदादी के साथ दिखता है, परदादी के जैसा दिखता है ना, उस तरह से कहा जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि या तो उसका कुछ ना कुछ गुण, या तो उसके मतलब उसके पूर्वजों यानी कि जैसे उसके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, मतलब किसी न किसी के साथ उसका गुण क्या हो रहा है मैच कर रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं आनुवांशिकता कहते हैं। देखिए आनुवांशिकता में डीएनए की भूमिका। डीएनए में जीन होता है जो कि प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या देते हैं निर्देश देते हैं। ये प्रोटीन जीव के विकास, वृद्धि और कामकाज को क्या करते हैं नियंत्रित करते हैं। डीएनए गुणसूत्रों के रूप में जीन को संचित करता है और संतानों में गुणों के हस्तांतरण को क्या करता है सुनिश्चित करता है। ठीक ना, संतान में माता पिता के गुण को ट्रांसफर कर मतलब लेके आता है ना। ये कौन काम करता है तो डीएनए करता है। डीएनए प्रजनन का एक अहम हिस्सा है। डीएनए हर जीव की ज़्यादातर कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक ना, हर जीव की ज़्यादातर कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। डीएनए माता पिता से संतानों के आनुवांशिक जानकारी पहुंचाने के लिए भी क्या है जिम्मेवार है। ठीक ना, तो अभी हम लोग टोटल 21 प्रश्न देखे। ठीक ना, टोटल हम लोगों ने 21 प्रश्न देखा और आपको बताया गया है कि एक अंतिम प्रश्न जो रहता है वो किससे रहता है चित्र से रहता है, तो आप चित्र का तैयारी अलग से कर लीजिएगा। तो हम लोग टोटल 21 प्रश्न देखें और 21 प्रश्न अगर आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिए, ताकि फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।